नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो मतलब एक ऐसा नाम जो वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमी दर्शन की कह सकते हैं एक तरह से नींव माना जाता है। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा थिंकर जिनका इन्फ्लुएंस आज मतलब 2400 साल बाद भी महसूस होता है। सही बात है। मैंने सुना है अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाई सारी यूरोपियन फिलॉसफी प्लेटो के काम पर बस फुटनोट्स जैसी हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और उनकी इम्पैक्ट की गहराई दिखाता है असल में। काफी वजनदार बातें हैं। बिल्कुल। तो आज इस गहरी चर्चा में हम प्लेटो की जिंदगी, उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण आइडियाज है ना, जैसे उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, हाँ वो तो बहुत फेमस है। आत्मा की अमरता का कॉन्सेप्ट, उनके पॉलिटिकल थॉट्स और उनकी जो एक लंबी लेगेसी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो भी सोर्सेज हमें मिले हैं उनके बेसिस पर। साउंड्स ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं प्लेटो की दुनिया में एक सफर। पहले उनकी लाइफ से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू हुई उनकी कहानी? प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था, करीब 428 से 423 बीसीई के बीच में, और वो कोई आम परिवार से नहीं थे। अच्छा। हाँ, एक काफी प्रभावशाली एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी। उनकी माँ पेरिक्टियन फेमस लॉ मेकर सोलन की वंशज थी, तो पॉलिटिक्स उनके बैकग्राउंड में डेफिनेटली था। अच्छा, तो मतलब पावर और इन्फ्लुएंस के काफी करीब थे वो शुरू से। और एक फन फैक्ट सुना है मैंने कि प्लेटो उनका असली नाम नहीं था। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। उनका असली नाम था एरिस्टोक्लीज। प्लेटो असल में एक निकनेम था, जिसका मतलब होता है ब्रॉड या चौड़ा। अब ये शायद उनके फिजिकल बिल्ड, मतलब चौड़े कंधों की वजह से पड़ा हो, हाँ। या फिर उनके चौड़े माथे की वजह से, या फिर उनके ज्ञान की ब्रॉड रेंज के लिए। इस पे अलग अलग थ्योरीज हैं। वाह, इंटरेस्टिंग। और उनका जो टाइम था वो भी काफी उथल-पुथल वाला था ना? एथेंस में बहुत कुछ चल रहा था उस वक्त। एग्जैक्टली। वो पेलोपोनेसियन वॉर का दौर था। एथेंस और स्पार्टा के बीच एक लंबा, बहुत ही विनाशकारी युद्ध। हाँ। एथेंस की हार हुई और उसके बाद जो पॉलिटिकल उथल-पुथल हुई, उसका प्लेटो की सोच पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने 30 टायरेंट्स का क्रूर शासन भी देखा। एक ओलिगार्किक शासन था जिसमें उनके अपने रिश्तेदार क्रिटियाज और चार्मिडिस भी शामिल थे। वो अपने ही लोग। हाँ, तो ये सब देखकर उनका डेमोक्रेसी और ओलिगार्की दोनों से ही विश्वास उठ गया था। और फिर उनकी लाइफ में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस आया सोक्रेटिस। वो कंट्रोवर्शियल फिगर जिन्होंने खुद तो कुछ लिखा नहीं पर सवाल पूछ कर लोगों को परेशान कर देते थे। हाँ, सोक्रेटिस का इम्पैक्ट प्लेटो पर बहुत जबरदस्त था। सोक्रेटिस का तरीका था एलेंकस, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन। एलेंकस। हाँ, सवाल जवाब से लोगों के जो पहले से बने हुए विचार हैं उनको चैलेंज करना और उन्हें सेल्फ नॉलेज की तरफ गाइड करना। प्लेटो उनके बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट बन गए। और फिर जो सोक्रेटिस के साथ हुआ, उनकी एग्जीक्यूशन 399 बीसीई में उन पर इम्पायटी यानी अधर्म और यूथ को करप्ट करने के चार्जेस लगे थे। ये तो प्लेटो के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा शौक था वो। इसने प्लेटो को पूरी तरह कन्विंस कर दिया कि उस वक्त के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स थे वो फंडामेंटली, मतलब उनमें बुनियादी खामियां थीं। उन्हें लगा कि फिलोसोफर्स को सिर्फ सोचना विचारना नहीं चाहिए, बल्कि पॉलिटिकल ऑर्डर को समझना और उसे सुधारने के बारे में भी सोचना ही होगा। इस घटना के बाद उनका डायरेक्ट पॉलिटिक्स में जाने का इरादा खत्म हो गया। सोक्रेटिस की डेथ के बाद प्लेटो ने एथेंस छोड़ दिया था, राइट? हाँ। कहाँ गए थे वो? हाँ, उन्होंने काफी ट्रैवल किया। वो मेगारा गए, फिर इजिप्ट जाने की भी रिपोर्ट्स हैं। और इम्पोर्टेंटली वो सदर्न इटली गए, जहां उन्हें पाइथागोरियन फिलोसोफर्स मिले। पाइथागोरस के फॉलोअर्स। हाँ, वही जो मैथमेटिक्स, मिस्टिसिज्म और सोल की इमॉर्टैलिटी, मतलब आत्मा की अमरता में विश्वास रखते थे। इन आइडियाज का प्लेटो पर काफी तगड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा। और फिर एथेंस वापस आकर उन्होंने कुछ बड़ा शुरू किया। बिल्कुल। लगभग 387 बीसीई में प्लेटो ने एथेंस लौटकर अपनी फेमस एकेडमी की स्थापना की। दी एकेडमी? हाँ, जिसे अक्सर वेस्ट की पहली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये एक स्कूल था जहां मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और डायलेक्टिक्स पढ़ाया जाता था। मकसद था ऐसे लीडर्स तैयार करना जो नॉलेजेबल हों और गुणी भी हों। एक कहानी है कि एकेडमी के एंट्रेंस पर लिखा था, जिसे ज्योमेट्री ना आती हो वो यहाँ प्रवेश ना करे। अरे वाह, इससे पता चलता है मैथ्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते थे वो। बहुत ज्यादा। और उन्होंने अपने पॉलिटिकल आइडियाज को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश भी की थी ना सिसिली में। हाँ, वो 3 बार साइरक्यूज सिसिली गए थे। वहां के रूलर्स, पहले डायोनीशियस I
और फिर उनके बेटे डायोनीसिस II को फिलोसॉफिकल सलाह देने की कोशिश की। उनके दोस्त डियोन के कहने पर गए थे। लेकिन कामयाब नहीं हुए। नहीं, वो कोशिशें ज्यादातर अनसक्सेसफुल रहीं, बल्कि उनके लिए काफी खतरनाक भी साबित हुई। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स थ्योरी से कहीं ज्यादा उलझी हुई निकली। तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी साल एकेडमी में टीचिंग और राइटिंग में बताया। करेक्ट। वो लगभग 80 साल की उम्र तक एक्टिव रहे और उनकी डेथ हुई करीब 348-347 BCE में। उन्होंने एक बहुत ही रिच इंटेलेक्चुअल लेगेसी छोड़ी। अब आते हैं उनके काम करने के तरीके पर। डायलॉग्स, ये बड़ा यूनिक अप्रोच था ना, मतलब सीधे निबंध या ग्रंथ ना लिखकर बातचीत लिखना। क्यों डायलॉग्स ही क्यों? इसके पीछे कई वजह थीं। एक तो डायलॉग्स फिलॉसफी को एक लाइव डायनामिक प्रोसेस की तरह दिखाते हैं ना, सिर्फ सूखे सिद्धांतों के सेट की तरह नहीं। हाँ, मतलब एक खोज की तरह। बिल्कुल। हमें कैरेक्टर्स को अलग-अलग व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करते हुए, आर्ग्यूमेंट्स बनाते हुए देखते हैं। दूसरा, ये पढ़ने वाले को एक्टिवली एंगेज करता है, सोचने पर मजबूर करता है। सही। और तीसरा, ये सोक्रेटिस के अपने मेथड को सम्मान देता है, क्योंकि सोक्रेटिस खुद इसी तरह बातचीत करते थे। लेकिन इससे वो फेमस सोक्रेटिक प्रॉब्लम भी तो खड़ी होती है कि भाई इन डायलॉग्स में जो सोक्रेटिस बोल रहे हैं, क्या वो सचमुच के सोक्रेटिस के विचार हैं या प्लेटो के अपने आइडियाज हैं जो वो सोक्रेटिस के मुंह से कहलवा रहे हैं? प्लेटो तो खुद कभी कैरेक्टर बनकर नहीं बोलते। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ा सवाल है प्लेटो स्कॉलरशिप में। प्लेटो की ये जो इनडायरेक्टनेस है, ये तय करना मुश्किल बना देती है। आमतौर पर माना जाता है कि जो अर्ली डायलॉग्स हैं, उनमें सोक्रेटिस शायद हिस्टोरिकल फिगर के ज्यादा करीब हैं। वो एथिकल सवालों पर फोकस करते हैं और अक्सर बिना किसी पक्के नतीजे, अपोरिया, के खत्म होते हैं। अपोरिया मतलब उलझन। हाँ, उलझन। लेकिन जो मिडिल डायलॉग्स हैं, जैसे रिपब्लिक, फीडो, सिंपोजियम, उनमें जो कॉम्प्लेक्स थ्योरीज आती हैं, जैसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ट्राइपार्टाइट सोल, उन्हें स्कॉलर्स ज्यादातर प्लेटो के अपने मैच्योर फिलोसॉफिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस मानते हैं। अच्छा। और लेट डायलॉग्स में तो सोक्रेटिस का रोल या तो कम हो जाता है या वो होते ही नहीं। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स मामला है। और इन डायलॉग्स को आमतौर पर 3 हिस्सों में बांटा जाता है, अर्ली, मिडिल और लेट। ये कैटेगराइजेशन कितनी पक्की है? देखिए, ये एक यूजफुल फ्रेमवर्क है जो स्टाइलोमेट्रिक एनालिसिस, मतलब राइटिंग स्टाइल का एनालिसिस और फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट के आधार पर बना है। ओके। अर्ली डायलॉग्स में एथिकल फोकस और अपोरिया, मिडिल में प्लेटो के सिग्नेचर मेटाफिजिकल और पॉलिटिकल सिद्धांत, लेट डायलॉग्स में इन्हीं आइडियाज पर और गहराई से सोचना, उनको रिफाइन करना और कभी-कभी सेल्फ क्रिटिक भी। लेकिन ये क्रोनोलॉजी बिल्कुल रिजिड नहीं है, इस पे डिबेट्स हैं। हो सकता है प्लेटो ने अलग-अलग स्टाइल के डायलॉग्स अपने करियर में मिक्स करके लिखे हों। ओके, चलिए अब प्लेटो के सबसे फेमस और शायद सबसे दिमाग घुमा देने वाले आइडिया पर आते हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इसके बिल्कुल सेंटर में क्या सवाल है, ये आइडिया आया ही क्यों? इसका सेंट्रल सवाल है, इस बदलती हुई दुनिया में जहां हर चीज इम्परफेक्ट है, टेम्पररी है, वहां हमें पक्का सर्टेन नॉलेज कैसे मिल सकता है? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। हम न्याय, जस्टिस, सुंदरता, ब्यूटी, समानता, इक्वालिटी जैसे परमानेंट कॉन्सेप्ट्स की बात कैसे कर पाते हैं जब हमें फिजिकल वर्ल्ड में सिर्फ इम्परफेक्ट एग्जाम्पल्स ही दिखते हैं? मतलब हम एक को अनेक से कैसे समझते हैं? हाउ डू वी अंडरस्टैंड द वन फ्रॉम द मेनी? और प्लेटो का क्रांतिकारी जवाब था कि 2 तरह की रियलिटीज हैं, एक जो हम देखते हैं और एक जो हम सिर्फ समझ सकते हैं। प्रिसाइसली। एक है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, दिखाई देने वाली दुनिया। ये फिजिकल वर्ल्ड जिसे हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, ये लगातार बदल रही है, इम्परफेक्ट है और असली चीजों की सिर्फ परछाई या कॉपी है। इस दुनिया के बारे में हमें सिर्फ ओपिनियन हो सकता है, सच्चा नॉलेज, एपिस्टेमे नहीं। दूसरी और ज्यादा असली दुनिया है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज। ये एक नॉन फिजिकल इंटेलिजिबल दुनिया है। इंटेलिजिबल मतलब जो बुद्धि से समझी जा सके। हाँ, ये दुनिया इटर्नल है, अनचेंजिंग है, परफेक्ट है। इसमें हर चीज का परफेक्ट एसेंस या ब्लूप्रिंट मौजूद है। ब्यूटी इटसेल्फ का फॉर्म, जस्टिस इटसेल्फ, ट्रायंगल इटसेल्फ। असली नॉलेज इन्हीं फॉर्म्स का होता है जो हम रीजन यानी तर्क से पकड़ते हैं। जैसे अगर मैं रीत पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ, वो तो परफेक्ट नहीं होगा, मिट भी जाएगा। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो परफेक्ट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, वो हमेशा रहेगा, वो फॉर्म है। बिल्कुल सही उदाहरण है। फिजिकल ट्रायंगल्स उस परफेक्ट फॉर्म ऑफ ट्रायंगल में पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी इम्परफेक्ट कॉपीज हैं। पार्टिसिपेट। और इन सब फॉर्म्स की हायरार्की में सबसे ऊपर है फॉर्म ऑफ द गुड।
रिपब्लिक में प्लेटो इसे सूरज की एनालॉजी से समझाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे सूरज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने लायक बनाता है और जीवन देता है, वैसे ही फॉर्म ऑफ द गुड बाकी सब फॉर्म्स को समझने लायक, इंटेलिजिबल बनाता है और उन्हें उनकी असलियत देता है। ये अल्टीमेट रियलिटी और ट्रूथ का सोर्स है। इसे समझना फिलोसोफर का सबसे बड़ा गोल है। ये तो काफी गहरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस थियोरी पर आपत्तियां भी तो उठी होंगी, प्लेटो के टाइम में भी। हाँ, बिल्कुल। और प्लेटो इन आलोचनाओं से अनजान नहीं थे। उन्होंने अपने डायलॉग पार्मेनाइडिस में खुद कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया है। जैसे एक फेमस क्रिटिसिज्म है थर्ड मैन आर्ग्यूमेंट। अगर एक फॉर्म जैसे इंसानियत दो इंसानों की सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन करता है, तो उस फॉर्म और एक इंसान के बीच की सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक और फॉर्म थर्ड मैन चाहिए होगा। और ये प्रोसेस तो कभी खत्म ही नहीं होगा, इन्फिनिट रिग्रेस। अरे हाँ, ये तो लॉजिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। फिर सवाल उठे कि क्या हर चीज का फॉर्म होता है, कीचड़ का, गंदगी का, बालों का भी? और ये पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? फिजिकल चीजें फॉर्म्स में पार्टिसिपेट कैसे करती हैं आखिर? ये रिश्ता थोड़ा वेग सा लगता है। तो प्लेटो ने इन प्रॉब्लम्स को माना। इससे पता चलता है कि वो अपने आइडियाज को लगातार टेस्ट और रिफाइन कर रहे थे। अब फॉर्म्स का नॉलेज ही सच्चा नॉलेज है। इसके लेवल्स के बारे में भी प्लेटो ने कुछ कहा था। रिपब्लिक की वो डिवाइडेड लाइन एनालॉजी। हाँ, डिवाइडेड लाइन एनालॉजी रिपब्लिक बुक वी नॉलेज और रियलिटी के अलग अलग लेवल्स को दिखाती है। एक लाइन सोचिए जिसे पहले दो बराबर नहीं, अनइक्वल हिस्सों में बांटा गया है। विजिबल वर्ल्ड, दिखने वाली दुनिया, और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, समझने वाली दुनिया। ओके। फिर इन दोनों हिस्सों को उसी रेशो में आगे और बांटा गया है। सबसे नीचे है इमेजिनेशन, इकाइजिया, परछाइयों, रिफ्लेक्शंस का लेवल। फिर आता है बिलीफ, पिस्टिस, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का लेवल। ये दोनों विजिबल वर्ल्ड में है और ओपिनियन बनाते हैं। ठीक है। इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में पहले आता है थॉट, डायनोया, मैथमेटिकल रीजनिंग का लेवल, जो कुछ मान्यताओं पर बेस्ड होता है। और सबसे ऊपर है अंडरस्टैंडिंग या इंटेलेक्शन, नोएसिस, फॉर्म्स की डायरेक्ट, बिना किसी मान्यता वाली समझ, खासकर फॉर्म ऑफ द गुड की। यही हाईएस्ट लेवल है सच्चा नॉलेज, इपिस्टीम। और इससे जुड़ी उनकी सबसे फेमस कहानी एलेगोरी ऑफ द केव, रिपब्लिक बुक 7, वो इसी यात्रा को दिखाती है। एग्जैक्टली वो एक जबरदस्त एलेगरी है। कुछ लोग बचपन से एक अंधेरी गुफा में कैदी हैं, उनके सर फिक्स्ड है, वो सिर्फ सामने की दीवार देख सकते हैं। उनके पीछे एक आग जल रही है और उसके सामने से लोग कुछ कठपुतलियां लेकर निकलते हैं। कैदियों को दीवार पे सिर्फ इन कठपुतलियों की परछाइयां दिखती हैं और वो इन्हीं परछाइयों को असलियत समझते हैं। ओके। अगर एक कैदी को किसी तरह आजाद करके बाहर निकाला जाए तो पहले वो बाहर की रोशनी, सच्चाई से चौंधिया जाएगा। धीरे धीरे वो असली चीजें देखेगा, फिर तारे और आखिर में सूरज खुद, जो फॉर्म ऑफ द गुड का सिंबल है। अगर वो ज्ञानी कैदी वापस गुफा में जाकर दूसरों को बताए कि वो तो सिर्फ परछाइयां देख रहे हैं, असली दुनिया तो बाहर है, तो बाकी कैदी उसका मजाक उड़ाएंगे, उसे पागल कहेंगे और शायद मारने की कोशिश भी करेंगे। इतनी पावरफुल इमेज है। ये हमारी अज्ञानता, फिलोसॉफिकल एजुकेशन की मुश्किल और फिलोसोफर की जिम्मेदारी दूसरों को ज्ञान देना को दिखाती है। ये सारा ज्ञान आत्मा से जुड़ा है। आत्मा के बारे में प्लेटो का क्या विचार था? क्या वो अमर है? प्लेटो के लिए आत्मा, साइकी, शरीर से बिल्कुल अलग एक नॉन मटेरियल चीज है और वो अमर है, इमॉर्टल है। फीडो डायलॉग में इसके लिए कई आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। जैसे आर्ग्यूमेंट फ्रॉम ऑपोजिट्स, जीवन मौत से आता है तो मौत भी जीवन से आनी चाहिए, एक साइकिल का सुझाव। थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन, अनमनेसिस, कि सीखना असल में उन चीजों को याद करना है जो आत्मा ने जन्म से पहले देखी थी, जब उसने फॉर्म्स को सीधे देखा था। अच्छा, मतलब ज्ञान पहले से है, बस याद करना है। हाँ, एक तरह से। फिर अफिनिटी आर्ग्यूमेंट कि आत्मा फॉर्म्स जैसी है, अदृश्य, अविनाशी, दिव्य, जबकि शरीर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसा है, दृश्य, नाशवान, मर्त्य, इसलिए आत्मा भी अमर होनी चाहिए। और रिपब्लिक में आत्मा के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया है। ट्राइपैटाइट सोल, 3 हिस्से होते हैं। हाँ, ये उनकी साइकोलॉजी और एथिक्स का कोर है। आत्मा के 3 हिस्से हैं, रीजन, लॉजिस्टिकॉन, ये सोचने वाला रैशनल हिस्सा है
जो सच ढूंढता है और उसे रूल करना चाहिए। इसे रूपक के तौर पर सिर में स्थित माना जाता है। स्पिरिट, थूमोस, ये भावनाएं जैसे गुस्सा, साहस, महत्वाकांक्षा, सम्मान से जुड़ा है, सीने में स्थित। ये रीजन का नेचुरल साथी हो सकता है। और तीसरा? एपेटाइट, एपिथ्यूमाटिकॉन, ये शारीरिक इच्छाओं, भूख, प्यास, सेक्स, पैसा से रिलेटेड है, पेट में स्थित। ये सबसे बड़ा हिस्सा है और इसे कंट्रोल में रखना जरूरी है। तो इसका मतलब अच्छी जिंदगी जीने के लिए क्या है? एक गुणी इंसान कौन है प्लेटो के लिए? सद्गुण तब हासिल होता है जब आत्मा के ये तीनों हिस्से हार्मोनी में काम करते हैं, रीजन के मार्गदर्शन में। हर हिस्सा अपना काम सही से करे। इससे 4 मुख्य सद्गुण निकलते हैं: विजडम, रीजन की उत्कृष्टता; करेज, स्पिरिट की उत्कृष्टता; टेम्परेंस, सभी हिस्सों की सहमति की रीजन को रूल करना चाहिए, इच्छाएं कंट्रोल में हों; और जस्टिस, समग्र हार्मनी, हर हिस्सा अपना काम कर रहा है। एक न्यायप्रिय व्यक्ति वो है जिसकी आत्मा इस तरह से व्यवस्थित है। और प्लेटो का दृढ़ विश्वास था कि नॉलेज इज वर्च्यू। अगर कोई सच में जानता है कि क्या अच्छा है तो वो बुरा कर ही नहीं सकता। गलत काम अज्ञानता से होता है। ये तो हुई इंडिविजुअल जस्टिस की बात। अब आते हैं प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी पर, जो रिपब्लिक का मुख्य विषय है और हमेशा से काफी कंट्रोवर्शियल रही है। उन्होंने आइडियल स्टेट पर इतना फोकस क्यों किया? जैसा हमने पहले बात की, उनकी मोटिवेशन थी एथेंस की पॉलिटिकल नाकामी और सोक्रेटिस की अन्यायपूर्ण मौत। उन्हें लगा कि समाज को फंडामेंटली रीडिजाइन करने की जरूरत है ताकि न्याय कायम हो सके। हाँ। रिपब्लिक में वो इंडिविजुअल आत्मा और स्टेट पोलिस के बीच एक पैरेलल खींचते हैं। स्टेट को वो सोल रिट लार्ज यानी बड़े पैमाने पर आत्मा की तरह देखते हैं। जैसे एक न्यायप्रिय आत्मा में हार्मनी होती है, वैसे ही एक न्यायप्रिय स्टेट में भी हार्मनी होनी चाहिए। तो जैसे आत्मा के 3 हिस्से हैं, वैसे ही उनके आइडियल स्टेट में 3 क्लासेस हैं। एग्जैक्टली। स्टेट का स्ट्रक्चर आत्मा के स्ट्रक्चर को मिरर करता है। 1 गार्डियंस, फिलोसोफर किंग्स, ये रीजन को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाईएस्ट नॉलेज फॉर्म्स, खासकर फॉर्म ऑफ द गुड, हासिल कर ली है, इसलिए वो रूल करने के लिए बेस्ट हैं। वो समझदार और निस्वार्थ होते हैं। उन्हें रूल करना एक ड्यूटी की तरह लेना होता है, पावर की इच्छा से नहीं। ठीक है। वो ऑक्सिलरीज, वॉरियर्स, ये स्पिरिट को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। ये बहादुर हैं और स्टेट की रक्षा करते हैं। 3 प्रोड्यूसर्स, किसान, कारीगर आदि, ये एपेटाइट को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। ये समाज की मटेरियल जरूरतों को पूरा करते हैं। और स्टेट में जस्टिस क्या है फिर? स्टेट में जस्टिस का मतलब है अपना काम करना। जब हर क्लास अपना खास काम करती है जिसके लिए वो बेस्ट है और दूसरी क्लासेस के काम में दखल नहीं देती, तब स्टेट न्यायपूर्ण होता है। फिलोसोफर किंग्स रूल करते हैं, ऑक्सिलरीज डिफेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करते हैं, सब मिलकर कॉमन गुड के लिए काम करते हैं। लेकिन प्लेटो डेमोक्रेसी को बेस्ट सिस्टम नहीं मानते थे। यह आज के टाइम में बहुत एंटी इंट्यूटिव लगता है। उनका क्या इशू था डेमोक्रेसी से? वो अपने टाइम की एथेनियन डेमोक्रेसी के बड़े क्रिटिक थे। उन्हें लगता था कि डेमोक्रेसी स्वाभाविक रूप से अस्थिर होती है, जरूरत से ज्यादा आजादी देती है, जो आखिर में अराजकता या तानाशाही में बदल सकती है। या ट्रेनिंग के इससे पावर अक्सर अयोग्य लोगों या फिर डेमागॉग्स के हाथ में आ जाती है, जो लोगों की भावनाओं को मैनिपुलेट करते हैं। प्लेटो के लिए शासन करना एक स्किल है, एक क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट, जिसके लिए एक्सपर्ट्स यानी फिलोसोफर्स चाहिए। पर उनके आइडियल स्टेट के कुछ एलिमेंट्स काफी चौंकाने वाले लगते हैं आज। वो नोबल लाए, गार्डियंस के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली का ना होना, एक तरह का कम्युनिज्म, आर्ट और पोएट्री पे सेंसरशिप, इन्हीं वजह से उन पर टोटलिटेरियन होने का चार्ज लगता है। हाँ, ये पहलू बहुत विवादास्पद है। नोबल लाए या मिथ ऑफ मेटल्स एक बुनियादी मिथक है जो नागरिकों को बताया जाता है कि वो सोने गार्डियंस, चांदी ऑक्सिलरीज या कान से लोहे प्रोड्यूसर्स के बने हैं ताकि वो अपनी सामाजिक स्थिति स्वीकार करें और हार्मनी बनी रहे। अच्छा। गार्डियंस के लिए प्रॉपर्टी और फैमिली का उन्मूलन इसलिए था ताकि वो पर्सनल गेन से भ्रष्ट न हो और स्टेट के लिए समर्पित रहें। आर्ट पर सेंसरशिप इसलिए जरूरी समझी गई ताकि नागरिकों में सही मूल्य डाले जा सकें और वो हानिकारक प्रभावों से बचे रहें, जैसे होमर की पोएट्री को बैन करना क्योंकि वो देवताओं को अनैतिक दिखाती है। इन्हीं फीचर्स के कारण कार्ल पॉपर जैसे 20वीं सदी के विचारकों ने प्लेटो को ओपन सोसाइटी का दुश्मन कहा
और उन पर टोटलिटेरियन प्रवृत्तियों का आरोप लगाया। लेकिन क्या ये इंटरप्रिटेशन पूरी तरह सही है? क्या रिपब्लिक को एक लिटरल ब्लूप्रिंट की तरह देखना चाहिए? ये एक इम्पॉर्टेंट डिबेट है। कुछ स्कॉलर्स तर्क देते हैं कि रिपब्लिक एक थ्योरेटिकल आइडियल था, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, ये एक्सप्लोर करने के लिए कि परफेक्ट जस्टिस कैसा दिखेगा, ना कि एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल प्रोग्राम। अच्छा, प्लेटो का अपना बाद का डायलॉग लॉज एक सेकंड बेस्ट स्टेट प्रस्तावित करता है जो ज्यादा यथार्थवादी है, जिसमें मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्की प्लस डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स और रूल ऑफ लॉ पर जोर है, फिलोसोफर किंग्स पर नहीं। प्लेटो का अल्टीमेट मकसद ह्यूमन फ्लोरिशिंग, यूडाइमोनिया था। फिर भी ये इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके आइडियल स्टेट में इंडिविजुअल लिबर्टी कलेक्टिव गुड के अधीन है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज से टकराता है। प्लेटो ने सिर्फ मेटाफिजिक्स और पॉलिटिक्स पर ही नहीं, प्यार और सुंदरता पर भी लिखा है। सिंपोजियम में लैडर ऑफ लव का कॉन्सेप्ट काफी फेमस है। हाँ, सिंपोजियम एक बहुत ही शानदार डायलॉग है। इसमें डायोटीमा के कैरेक्टर के जरिए लैडर ऑफ लव का आइडिया पेश किया गया है। प्यार की यात्रा, फिजिकल ब्यूटी, एक सुंदर शरीर के आकर्षण से शुरू होती है। ओके। फिर इंसान महसूस करता है कि सभी सुंदर शरीरों में सुंदरता कॉमन है। फिर वो आंतरिक सुंदरता, सुंदर आत्माओं को अप्रिशिएट करना सीखता है। इसके बाद वो सुंदर कानूनों और संस्थानों की सुंदरता की तरफ बढ़ता है, फिर ज्ञान और विचारों की सुंदरता को, और आखिर में इस सीढ़ी के टॉप पर वो फॉर्म ऑफ ब्यूटी इटसेल्फ का डायरेक्ट विजन हासिल कर सकता है। वाह। इस तरह फिजिकल डिजायर, एरोस, एक हायर फिलोसॉफिकल खोज में बदल जाती है। और यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में टाइमियस डायलॉग। टाइमिस में प्लेटो एक कॉस्मोलॉजी पेश करते हैं, एक तरह की क्रिएशन स्टोरी। इसमें एक डिवाइन क्राफ्ट्समैन, डेमियार्च, पहले से मौजूद अव्यवस्थित मैटर को इटर्नल फॉर्म्स के मॉडल पर आकार देकर एक व्यवस्थित रैशनल यूनिवर्स बनाता है। अच्छा, मतलब शून्य से सृष्टि नहीं। नहीं, ये क्रिएशन एक्स निहिलो शून्य से सृष्टि नहीं है। डेमियार्च बेस्ट पॉसिबल दुनिया बनाता है जो मैटर की सीमाओं में संभव है। यूनिवर्स मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स और हार्मनी पर आधारित है। ये एक टेलियोलॉजिकल व्यू है, मतलब यूनिवर्स का एक उद्देश्य और डिजाइन है। तो इतने सारे विविध विचार, प्लेटो का प्रभाव कितना रहा है सदियों से? व्हाइट हेड की वो फुटनोट्स वाली बात तो काफी हद तक सही लगती है। प्रभाव जबरदस्त है, वाकई बहुत ज्यादा। उनकी एकेडमी लगभग 900 साल तक चली। 900 साल? हाँ, उनके स्टूडेंट एरिस्टोटल खुद एक फिलोसफिकल जायंट बने, जिनका सिस्टम प्लेटो के आइडियाज के साथ डायलॉग में डेवलप हुआ। फिर नियोप्लैटनिज्म जैसे प्लॉटिनस ने उनके आइडियाज को मिस्टिकल दिशाओं में विकसित किया, और क्रिश्चियन जैसे ऑगस्टीन, इस्लामिक अल-फराबी, एविसेना और जूइश माइमोनाइडीज फिलॉसफी पर जबरदस्त इम्पैक्ट डाला। रेनेसा में उनमें नया इंटरेस्ट आया। हाँ, जब ग्रीक मैन्यूस्क्रिप्ट्स यूरोप में फिर से खोजी गईं, रेनेसा के विचारकों ने प्लेटो को रीडिस्कवर किया। उनका मैथमेटिक्स पर जोर ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन के विचारकों कोपर्निकस, केपलर, गैलीलियो को प्रभावित किया। उनके फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट ने आर्ट थ्योरी को भी शेप दिया। और आज के टाइम में क्या प्लेटो अभी रेलेवेंट है? एब्सोल्युटली। उनके आइडियाज आज भी फिलॉसफी के लगभग हर एरिया में डिबेट होते हैं। मेटाफिजिक्स, क्या नंबर्स जैसी एब्स्ट्रैक्ट चीजें रियल हैं? एपिस्टेमोलॉजी, नॉलेज क्या है? एथिक्स, वर्चू एथिक्स का रिवाइवल, पॉलिटिकल फिलॉसफी, डेमोक्रेसी बनाम एक्सपर्टाइज, न्याय का नेचर, फिलॉसफी ऑफ माइंड, माइंड बॉडी प्रॉब्लम, एस्थेटिक्स, ब्यूटी का नेचर। उन्होंने जो फंडामेंटल सवाल उठाए वो आज भी सेंट्रल हैं। लेकिन उनकी आलोचनाएं भी तो तगड़ी रही हैं पूरी हिस्ट्री में। बिल्कुल। एम्पिरिसिस ने उनके इनेट आइडियाज के कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। नीचे ने उनकी अदर वर्ल्डलीनेस को जीवन विरोधी कहकर क्रिटिसाइज किया। जैसा हमने डिस्कस किया, उनके पॉलिटिकल आइडियाज पर टोटलिटेरियनिज्म के चार्जेस लगे। फेमिनिस्ट ने उनके काम में मिसोजिनिस्टिक एलिमेंट्स पॉइंट आउट किए हैं। हालांकि रिपब्लिक में वो महिलाओं को गार्डियन बनने की संभावना भी देते हैं। तो उनका स्वागत हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा है। तो सब बातों को समेटते हुए प्लेटो की स्थायी विरासत क्या है? शायद उनके जवाबों से ज्यादा उनके सवालों में है। मुझे लगता है ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। रियलिटी क्या है? हम नॉलेज कैसे पाते हैं? हमें न्याय प्रिय क्यों होना चाहिए? बेस्ट सोसाइटी कैसी होती है? आत्मा क्या है? प्यार क्या है? ये वो गहरे फंडामेंटल सवाल हैं जो प्लेटो ने इतनी क्लैरिटी और गंभीरता के साथ एक्सप्लोर किए। उनका डायलॉग मेथड फिलॉसफी को एक लगातार चलने वाली कोलैबोरेटिव सच्चाई की खोज बनाता है।
वो हमें चैलेंज करते हैं कि हम सतही दिखावे से आगे देखें, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं और सच्चाई और अच्छाई की तलाश करें। और शायद आज के इस इंफॉर्मेशन से भरे हुए वर्ल्ड में, जहां हम लगातार ओपिनियंस और अलग-अलग कहानियों से घिरे हुए हैं, प्लेटो का ये आइडिया कि सच्ची रियलिटी शायद हमारे तुरंत के परसेप्शन से परे है, हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम भी किसी मॉडर्न वर्जन की गुफा में हैं? परछाइयों को असलियत समझ रहे हैं, बिना क्रिटिकली जांचे? ये एक विचार है जो प्लेटो हमारे लिए छोड़ जाते हैं। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel, Vyaktitva, The Epic Tales. धन्यवाद।